Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about classes of revenue officers, their powers and functions under Punjab Land Revenue Act 1887. Guys, please bear with my voice today because I am suffering from cough and cold. अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो सेक्शन 6 है ना, उसमें बताएंगे कि क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या क्या है। तो सेक्शन 6 में हमें बताते हैं कि कुछ जो क्लासेस है जो कि कॉमन है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो भी बताते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला फाइनेंशियल कमिश्नर। फाइनेंशियल कमिश्नर है जो हायरार्की दी गई है, ये हायरार्की में सबसे ऊपर जो है ना वो आता फाइनेंशियल कमिश्नर। फाइनेंशियल कमिश्नर जो पूरे स्टेट के ऊपर जुरिस्डिक्शन रखता है। तो स्टेट में सबसे बड़ा हो गया फाइनेंशियल कमिश्नर। जैसे हाई कोर्ट होता है, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन देखें हम, लेकिन फाइनेंशियल कमिश्नर एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या फिर कितने भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हमें नोटिफाई करेगी। उसके बाद में आता है कमिश्नर। अब कमिश्नर जो है वो, ये अगर स्टेट में है फाइनेंशियल कमिश्नर, तो कमिश्नर आ गया डिवीजन का। उसके बाद में हम देखते हैं कलेक्टर। तो कलेक्टर आ गया डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद में असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, तो ये इससे नीचे है। और उसके बाद में अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स। अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स में हम देख सकते हैं कि जैसे ग्राउंड लेवल पे, जो विलेज लेवल पे हम देखते हैं ना, जैसे पटवारी वगैरह, तो वो सब कुछ आ गई इसमें। अब इनके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार जो है वो। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड कौन होगा, तहसीलदार हो सकता है, और जो नायब तहसीलदार है वो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पावर्स और फंक्शंस में देखते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर के बारे में। तो सेक्शन 7 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है अपॉइंट करने के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक या एक से ज़्यादा जो है फाइनेंशियल कमिश्नर वो अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे कि एक बार कोई अपॉइंट कर दी, अपॉइंटमेंट करी है, तो उसके बाद में उनके जो बिजनेसेस हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि कौन से केस या फिर कौन से क्लासेस ऑफ केस हैं, वो कौन से फाइनेंशियल कमिश्नर देखेंगे। और इसमें ये भी बताया जा सकता है कि वो कलेक्टिवली कुछ मैटर्स है जो वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर वो कलेक्टिवली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनका किसी भी मैटर से रिलेटेड, सो अगर वो केस है, वो अपील में आया है उनके पास, रिव्यू या फिर रिवीजन के मामले में उनके पास कोई केस आया है, तो जो ओरिजिनल जो ऑर्डर है ना, जिसकी अगेंस्ट हमने अपील वगैरह डाली है, तो वो तभी मॉडिफाई होगा अगर मेजोरिटी है उसको डिसीजन के ऊपर कंकर करती है। मतलब मेजोरिटी जो है वो सहमत होती है किसी डिसीजन को मॉडिफाई करने के लिए, अदरवाइज जो वो पहले वाला डिसीजन है वो अफर्म किया जाएगा, वही फाइनल माना जाएगा। और अगर जो ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा, वो किसी अदर केसेस के ऊपर है, तो जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट को रेफर किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल होगा। अब जुरिस्डिक्शन तो हमने देख ही लिया था कि होल ऑफ द टेरिटरीज ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा है इसका। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो रूल्स बना सकता है कि अपने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स, जैसे कि किस तरीके से उसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो मेंटेन किए जाने चाहिए, या फिर कोई भी। लेकिन जो ये रूल्स है वो इफेक्ट नहीं लेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको सेंक्शन नहीं कर देती, स्टेट गवर्नमेंट उसको असेंट नहीं दे देती है। उसके बाद में उसकी पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है तहसीलदार को, जैसे कि रेंट कंट्रोलर जो सेकंड ग्रेड का है, अगर उसने मिसबिहेव किया, अपनी पावर का मिसयूज किया, एक्सेट्रा। अब ये है, जैसे कोई भी सबॉर्डिनेट है। अब एक ये जो बॉडी है ये हायर है रैंक में, उसके नीचे सबॉर्डिनेट अलग अलग बॉडीज हैं। तो मान लो कि उसे देखना होता है कि सारी जो ये बॉडीज है ना ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें।
तो अगर आप नीचे कोई भी अपील है किसी भी बॉडी के पास पेंडिंग है, तो वो क्या करेगा, इस मैटर को, जो ये अपील में पेंडिंग है, इसको विड्रॉ करेगा, और या तो वो खुद ही इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, खुद ही इसको हियर कर लेगा, या फिर डिस्पोजल के लिए वो किसी अदर रेवेन्यू ऑफिसर के पास भेज देगा। ठीक है। तो उसके बाद में इसकी पावर है कि रूल्स बना सकता है, कि किससे रिलेटेड, कि रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर्स है उनके बारे में रूल्स बना सकता है। अब रिकॉर्ड्स है, उसके रिकॉर्ड्स के बारे में क्या रूल्स बना सकता है, बता सकता है कि किस तरीके से मैनर, क्या मैनर होगा उसका, किस तरीके से रिकॉर्ड्स होंगे, राइट, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, और इंक्वायरीज वगैरह है ऑफिसर जो कंडक्ट करेंगे वो सब कुछ कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ है, इससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। उसके बाद अब ये रिटन ऑर्डर में अपने जो सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं उनको काम है, जो बिजनेस है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कि जैसे कि फाइनेंशियल कमिश्नर बता सकता है कि भाई जो कलेक्टर है वो क्या काम करेगा, और कमिश्नर है उसके पास क्या पावर्स होंगे, एक्सेट्रा। और वो कोई भी केस जो कि पेंडिंग है उसके सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर के पास, वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। तो उसके पास ये सब कुछ पावर है, वो हाईएस्ट ट्रिब्यूनल है जो कि पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट ने क्रिएट किया है क्या करने के लिए, डिसाइड कर सकता है रिवेन्यू मैटर्स को, अपील सुन सकता है, रिव्यू कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। ठीक है। उसके पास में वाइड पावर्स है, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है। अब ये हमने देखा है कि इसकी पावर्स जो है वाइड है, लेकिन इसको एक्ट करना चाहिए, इसको क्या कैसे काम करना चाहिए, एज एन इम्पार्शियल ऑफिसर इसको अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, और ध्यान में रखना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले। तो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस था, इसमें बताया गया था कि कोई भी पिटीशन डिसाइड करने से पहले एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमें पता ही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हर पार्टी है वो सुनी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, राइट। तो उसको नोटिस भी देना चाहिए, तो कोई भी पिटीशन सुनने से पहले जो कंसर्न पार्टी है ना उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फेयर प्ले के अंदर ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं कमिश्नर। कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, डिवीजन के लिए अपॉइंट करेगी, जैसे हमने देखा था कि ये क्या है, डिवीजन के लिए है, ये बताया गया है सेक्शन 8 में कि कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में सेक्शन 8 ही बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर के अलावा डिप्टी कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकती है उसके असिस्टेंट्स के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर सेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसकी ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं। इसकी ज्यूरिसडिक्शन है डिवीजन की। ये क्या करता है, ऑल अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स है जो कि उसके नीचे है उनको सुपरवाइज करेगा। अब एक काम तो सुपीरियर का ये तो है ही, हर उसमें देखेंगे हम, हर ऑफिसर के काम में देखेंगे कि जो वो अपने सबॉर्डिनेट है ना उनके सुपरवाइज करेगा, उनका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो ये सुपरवाइज करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट और अदर डिप्टी कमिश्नर हो उनके जो उनके सबॉर्डिनेट है ऑफिसर्स को। इसके पावर्स एंड ड्यूटीज देख सकते हैं। ये अपने नीचे वाले जो है जैसे कि कलेक्टर है, कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील है वो सुनवाई करेगा उसकी। ये विड्रॉ कर सकता है कोई भी अपील उसके सबॉर्डिनेट के पास जो पेंडिंग है उसको डिस्पोज कर सकता है, या फिर रेफर कर सकता है डिस्पोजल के लिए अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स के लिए। ये सेम है जैसे हमने फाइनेंशियल कमिश्नर वाला बना था। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर क्या है इसके, जैसे सेक्शन 92 है ना, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में बता रखा है कि अगर कोई भी लैंड रिवेन्यू है और वो कोई पर्सन है वो रिवेन्यू पे नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होती है। उन्हीं में से एक पावर है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल करवा सकती है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिवेन्यू को अ, लेने के लिए। ठीक है। तो जो ये सेल है ना वो कंप्लीट नहीं होगी अगर
कंफर्मेशन नहीं होगा किसकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ तो ये सेल है कंप्लीट नहीं होगी। तो इसकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, सेक्शन 92 में ये बता रखी है। उसके बाद में इश्यूज स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शंस, ये अपने सबॉर्डिनेट के जो भी फंक्शंस हैं ड्यूटीज़ हैं इनके क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद कलेक्टर में हम देखते हैं कि सेक्शन 62 है ना, जो उसमें बता रखा है कि डिप्टी कमिश्नर है वही कलेक्टर भी मान लिया जाएगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 8 में बता रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी कमिश्नर और अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स। तो इसी में आ गया कलेक्टर फॉर पर्पस ऑफ डीलिंग विद रिवेन्यू ऑफिसर्स इन डिस्ट्रिक्ट। तो जो कलेक्टर है वो सीनियर मोस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इसकी पावर्स क्या है, कस्टोडियन है, कलेक्टर क्या क्या है, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया ना कलेक्टर, हम देखते हैं कि कोई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो उसकी क्या पावर होगी, वो स्टेट की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है। वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में जज का काम करता है, कोई भी मैटर्स जाते हैं ना, तो बहुत सारे मैटर्स आपने देखे होंगे कि कोर्ट में जज के पास ना जाके, हम जुडिशरी के पास ना जाके, हम हमारे बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं कलेक्टर के पास। तो वो ये सभी मैटर्स होते हैं रिकॉर्ड्स वगैरह रिवेन्यू के रिलेटेड जो है। ये रिकॉर्डर है एग्रीकल्चरल जो लैंड्स है उनके जो रिकॉर्ड्स है वो सब कुछ उसके पास रहते हैं, उनको मेंटेन करेगा और करेक्ट करेगा। कोई भी अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट है, अगर पार्टी अपना कोई ग्रीवियंस इसके पास लेके जा सकती है। ही में विड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी रिवेन्यू ऑफिसर। ये तो वही बात होगी कि इससे नीचे वाले कोई भी रिवेन्यू ऑफिसर के पास कोई भी केस पेंडिंग है तो वो विड्रॉ कर सकता है। और डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड मैटर्स को डिस्पोज कर सकता है, पार्टीशन है, म्यूटेशन है और पोजेशन से रिलेटेड मैटर्स को ये डिस्पोज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ये सेक्शन 9 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है तहसीलदार और नायब तहसीलदार टू बी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड रिस्पेक्टिवली। और ड्यूटीज एंड पावर्स इनकी क्या है, जैसे अब हमने देखा था कि अदर रिवेन्यू ऑफिसर्स तो क्या थे, पटवारीज, गिरदावर्स, कानून गोज वगैरह। तो जो गांव के लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे जो काम करते हैं ना जो ऑफिसर्स, उनके ऊपर ये सुपरविजन का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको संभालेंगे। इम्पोर्टेंट वर्क है जो म्यूटेशन का, वो काम करेंगे। जैसे म्यूटेशन क्या होती है, कोई भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स होते हैं ना, उसमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं, कोई किसी की ओनरशिप चेंज हो गई, तो ये सारे सब कुछ हम बताते हैं म्यूटेशन। ये चेंज ऑफ एनी टाइटल, तो ये सब कुछ काम जो है हम देखते हैं म्यूटेशन में। तो ये सारा काम करते हैं तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार। कलेक्टर को बताते हैं, जैसे अब ये गांव के लेवल पे काम करते हैं तो इनको पता होगा ना कि कौन से एरिया में फसल अच्छी हुई है, अब की बार क्या नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो रिवेन्यू के अंदर कोई छूट देनी है या फिर नहीं देनी है। तो ये सारे जो चीज़ है वो कलेक्टर को कौन बताता है, यही बताते हैं कि अब की बार कोई क्रॉप्स में फेलियर हो गया, ये सब कुछ आप देख लेना। उसके बाद कोई भी ब्यूटिशियन रजिस्टर, जैसे कि पटवारी, आपने गांव के लेवल पे देखा होगा कि पटवारी के पास में सारे हम कोई भी जमीन से रिलेटेड काम है वो करने के लिए जाते हैं। तो जो ये सारी एंट्रीज जो पटवारी करता है ना, उसको वेरीफाई कौन करता है, यही जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के ऑफिसर्स हैं ये इसको वेरीफाई करते हैं। और पार्टीशन से रिलेटेड, गिरदावरी से रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो एग्रीड पार्टी ने फाइल किया है ना, तो उसको लिसन करेंगे, एंटरटेन करेंगे, केसेस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब हम कुछ जनरल पावर्स देखेंगे रिवेन्यू ऑफिसर्स की। तो जो ऑल रिवेन्यू ऑफिसर्स है ना वो एम्पावर्ड होते हैं सम्मन करने के लिए किसी पर्सन को या फिर किसी रिकॉर्ड्स के लिए। जैसे कि हमने सिविल कोर्ट्स की पावर देखी है ना कि किसी पर्सन को वो बुला सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें कोई भी रिवेन्यू का रिकॉर्ड्स रखना है, कोई भी लैंड का रिकॉर्ड्स रखना है, तो उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो हमें मिले।
तो उसके लिए हम किसी पर्सन को बुला सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, कोई रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो हम उसके लिए भी उसको समन कर सकते हैं। उसके बाद में हम कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरीज और प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेंगे, और एक्सरसाइज करवा सकते हैं जो रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं कि सिविल कोर्ट की जो भी पावर्स है ना लिमिटेड पर्पस के लिए ओनली, तो वो सारी पावर्स जो रिवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद पास कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर जो कि नेसेसरी है रिवेन्यू के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारी जो पावर्स है वो हर जो रिवेन्यू ऑफिसर्स है वो जनरल पावर्स है उनके सबके पास होती ही होती है, ठीक है। सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर वो इंश्योर करता है कि हायरार्की होगी इनमें रिवेन्यू ऑफिसर्स में। अगर हम हायरार्की देखते हैं तो हायरार्की होने का क्या फ़ायदा होता है कि उनके पावर्स और फंक्शंस हैं उनके ऊपर चेक्स लगते हैं कि एक जो ऑफिसर है वो दूसरे ऑफिसर की पावर्स को चेक कर सकता है, जो फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हर एक जो ऑफिसर के वो फंक्शंस हैं क्लियरली मेंशन होंगे कि ये काम ये करेगा, उसकी अपील्स वगैरह आएंगी वो देखेगा। तो क्या होगा, एफिशिएंट सिस्टम होगा लैंड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन का। ईच ऑफिसर इज वेस्टेड विद स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस। तो इससे क्या होता है, स्मूथ गवर्नेंस होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, और इफेक्टिव कलेक्शन होगा रिवेन्यू का। सो जो एपिलेट और रिविजनल स्ट्रक्चर है ना वो सेफ गार्ड करता है कि आर्बिट्रेरीनेस ना हो, तानाशाही ना हो, और इंश्योर करता है कि जस्टिस है वो डिलीवर हो हर पर्सन को रिवेन्यू मैटर्स में। सो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। थैंक यू।